अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 23। और जैसे कि आपको पता है कि हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब तक हमारी ये सीरीज बहुत सक्सेसफुल हुई है। हमने लिपिड्स को स्टडी कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ लिए और हमने प्रोटीन्स भी पढ़ लिए। अगर आप इन तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप ये बायोलॉजी की प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से इनके ऊपर लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखेंगे, हम सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को देखेंगे, हम देखेंगे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। और एट द एंड हम कंपैरिजन करेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो चलो बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स, इनके आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। दैट फंक्शन एज अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल। जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई होती है वो उसका मेन क्रक्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको लिख लिया करो, जब वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ नोट्स भी बनाया करो। एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल्स essential फॉर स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जो एक सेल से दूसरे सेल में उस सेल की इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन्स है, हम कहते हैं ना कि हमने अपने पेरेंट्स से जो है वो जीन्स इनहेरिट की है, ये आदत हमारे माँ बाप जैसी है, ठीक है। तो ये जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल कौन ट्रांसफर करता है? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स को हम पोली न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं ये वाली लाइन इसको यहां से रिमूव करूं तो हम इनको क्या बोलते हैं? पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं किसके? मोनोसेकेराइड से। मतलब डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स अटैच होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो उनके किसके पॉलीमर हैं? अमाइनो एसिड्स के। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो किसके जो हैं वो पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। मतलब सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलकर जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाती हैं, ठीक है। और हमारी वैसे तो बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, हम आगे वीडियोस में देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जिनका आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है वो दो तरह के, एक है डीएनए और एक है आरएनए, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा आरएनए की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। फिर डीएनए की भी आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन मेजर जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने पीछे बताया कि एक मोनोसेकेराइड होता है, वो मिलके डाइसेकेराइड बनाता है और फिर पॉलीसेकेराइड बन जाता है। देखो ये कितने सारे मोनोसेकेराइड्स अटैच हुए हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट बन गया। इसी तरह ये प्रोटीन्स हैं, ये डिफरेंट छोटे 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 अमाइनो एसिड्स हैं, ये मिलकर पेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर एक पूरी प्रोटीन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड जो है वो किनके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की। जैसे अगर मैं यहाँ डायग्राम में देखूं, देखो बच्चों, ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये डीएनए है। अब डीएनए के अंदर ये देख रहे हो, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड की पिक्चर दिखाई है। अगर मैं इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोल के देखूं तो ऐसे ये देखो, एक ये न्यूक्लियोटाइड ए है, ये टी न्यूक्लियोटाइड है, ये जी न्यूक्लियोटाइड है, ये सी, ये फिर टी आ गया, ये फिर ए आ गया, ठीक है। तो इस तरह सेवरल मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच होते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास कितनी तरह के हैं? दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम इन न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? एक पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन, 5 कार्बन शुगर, ठीक है। एक शुगर होती है जो 5 कार्बन होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। उसके एक तरफ लेफ्ट साइड पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और उसकी राइट साइड पर एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस। अब ये देखो, ये किससे बनी है? नाइट्रोजन से बनी हुई है, तो इसलिए हम इसे नाइट्रोजीनियस बेस कह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक 5 कार्बन शुगर है, इस तरफ फॉस्फेट ग्रुप है, इस तरफ नाइट्रोजीनियस बेस है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है, ठीक है। और क्योंकि इसमें ये जो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है इसका नाम एडेनिन है। अभी हम आगे देखेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ बेसिस होती हैं डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो इसलिए उस बेस पर हम इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक कार्बन शुगर है और एक एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस है,
ठीक है। अच्छा, अब डीएनए के अंदर ये एक दूसरे से कैसे अटैच होती हैं? यहाँ पर आता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे आपने देखा था बच्चों, जब अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके दरमियान भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड, याद है ना? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किनको ज्वाइन करता है? ज्वाइन न्यूक्लियो टाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह अटैच होता है, ये देखो। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसे गौर से देखो। ठहरो, पहले मैं थोड़ा सा ना बच्चों इसको अरेज कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा ना वो ऐसे भरा भरा सा ना समझ नहीं आता। अच्छा, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक पूरा, ठीक है। फिर ये नीचे एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। फिर ये एक नीचे न्यूक्लियोटाइड है। अब ये तीनों न्यूक्लियोटाइड्स किसके थ्रू जुड़ी हुई है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके दरमियान है? पहली वाली न्यूक्लियोटाइड की शुगर और दूसरी शुगर के दरमियान। ये शुगर्स बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दूसरे शुगर से अपना बॉन्ड बना लेगी। किसके थ्रू? फॉस्फेट के थ्रू। ऊपर वाली का जो ये वाली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अरेज करूं और मैं यहाँ से लिखूं तो कैसे होगा? फॉस्फेट, इसको लिख लो बच्चों, phosphate of one nucleotide with hydroxyl of second न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये देखो, यहां पर गौर से देखो, ये नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड को देखो, इसका क्या है? ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और इस वाली न्यूक्लियोटाइड का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगी, एक का फॉस्फेट और एक का हाइड्रोक्सिल, तो दोनों शुगर्स जुड़ जाएंगी और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड कैसा नजर आता है, और आपस में न्यूक्लियोटाइड्स किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और फिर इस तरह करके कुछ हमारे पास डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आती है। डबल हेलिक्स मतलब दो स्ट्रैंड्स। डीएनए हमेशा दो स्ट्रैंड्स का बना होता है। देख रहे हो बच्चों, एक ये रेड स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक ये ब्लू स्ट्रैंड है, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स का बना होता है डीएनए, ठीक है। ये देखो, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जिसमें हमारे पास क्या आता है? फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, ठीक है। ये इस तरह ऐसे करके साइड पे बैकबोन बनाती हैं, ये देखो सारी। और बीच में हमारे पास क्या होती हैं? बेसिस, नाइट्रोजिनियस बेसिस, जिनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं। ये देखो, एडेनिन ए और टी जुड़े हुए हैं, सी और जी जुड़े हुए हैं, टी ए जुड़ा हुआ है, जी सी जुड़ा हुआ है, और ये बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डबल हेलिक्स भी थोड़ा सा समझ आ गया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है। ये जो शुगर फॉस्फेट है, ये दोनों बैकबोन में चली जाती हैं, और बेस पेयर्स जो होती हैं वो बीच में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डीएनए की और आरएनए की बात करें, डीएनए तो बच्चों हमने पीछे देखा कि डबल हेलिक्स होता है। ये देख रहे हो डीएनए, ये देखो, ये डीएनए है, ठीक है। ये डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स मतलब इसके दो स्ट्रैंड्स है। कितने स्ट्रैंड्स है? टू स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। और इसमें 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है साइटोसिन, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास होती है ग्वानिन, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास एडेनिन होती है, और फिर हमारे पास थाइमीन होती है, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ बेसिस जो हैं वो हमारे पास होती हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट आरएनए की बात करूं, तो बच्चे आरएनए जो होता है ना, आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। क्या होता है? ओनली वन स्ट्रैंड, उसके पास सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। वो डीएनए की तरह दो स्ट्रैंड्स में नहीं होता, नेचर में एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और ये देख लो उसके न्यूक्लियोबेसिस कैसे एक एक करके अटैच हुई है, ठीक है। और इनके इसके पास भी 4 टाइप्स ऑफ बेसिस ही होती हैं। 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है साइटोसिन, डी आरएनए में भी है, डीएनए में भी है। ग्वानिन आरएनए में भी है, डीएनए में भी है, ठीक है। एडेनिन आरएनए में भी है, डीएनए में भी है। लेकिन सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होता है, वो है हमारे पास यूरासिल, ठीक है। यूरासिल एक ऐसी नाइट्रोजीनियस बेस है जो हमारे पास सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है बच्चे? आरएनए के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको इसको फर्दर इलेबोरेट करूं, तो अगर आप इसको गौर से देखो, ये देखो, यहां तक, ये यहां तक देखो, तीनों बेसिस सेम है। साइटोसिन भी दोनों में है, ग्वानिन भी दोनों में है, एडेनिन भी दोनों में है। सिर्फ यूरासिल आरएनए में होती है, और उसकी जगह डीएनए में अगर मैं देखूं तो थायमीन होती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डीएनए में और आरएनए में, कि इनकी एक बेस डिफरेंट होती है, बाकी तीनों बेसिस सेम होती हैं। तो और ये जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको ये डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन समझ
आ गया। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रो है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ सवाल उठता है कि क्या डीएनए जो है वो इसी तरह डबल हेलिक्स की शक्ल में ही हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा? नो, बिग नो, ठीक है, ऐसे डबल हेलिक्स की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो क्रोमोसोम्स के अंदर पैक हुआ हुआ होता है। कैसे? थ्रू सुपर क्वेलिंग। अब डीएनए की सुपर क्वेलिंग क्या है? इट इज द ओवर और अंडर अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स causing it to twist upon itself into a compact coiled structure। ठीक है, क्या होता है कि डीएनए फोल्ड हुआ हुआ होता है, कॉइलिंग हुई हुई होती है, ठीक है, ये देखो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये कॉइल होता होता और किन के थ्रू? हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। ये देखो, ये ऐसे, ये देखो यहाँ गौर से देखो, ये क्लस्टर्स बनाती हैं और उनके अराउंड डीएनए रैप होना शुरू हो जाते हैं। करते करते ये जो हिस्टोन्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यूक्लियोसोम्स में। फिर न्यूक्लियोसोम्स और ज्यादा पैक होते हैं, फिर वो सुपर कॉइल्स बन जाते हैं, और इतनी ज्यादा पैकिंग होती है कि एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है वो बेसिकली हमारे सेल में किस तरह एग्जिस्ट करता है? क्रोमोसोम की प्रेजेंस में। ये देखो ऐसे, ये जैसे मैंने बनाया ना, ये देखो ऐसे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमारे पास डीएनए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब भी डीएनए रेप्लिकेट होना होता है तो फिर ये क्रोमोसोम्स अनवाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले क्या बनता है? डीएनए किस में, सॉरी, डीएनए किस में रैप होता है हमारे पास? न्यूक्लियोसोम्स में। किस में? न्यूक्लियोसोम्स में, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉइल्स में। कॉइल्स किस में कन्वर्ट होती हैं? सुपर कॉइल्स। सुपर कॉइल्स किस में होती हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। और एट द एंड हमारे पास क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सुपर कॉइलिंग है ये बताना जरूरी था, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है वो डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर है, ठीक है। तो वहां पर भी मैं इसे छोटा सा दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन इजिली समझ आए, ठीक है। तो हमारे सेल में जो आई रिपीट जो डीएनए है वो इस तरह से डबल हेलिक्स की शक्ल में नहीं होता, बल्कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये ब्रीफ सा जो लेक्चर है डीएनए आरएनए के ऊपर ये समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी करेंगे। तो स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल बच्चों। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको ज़रूरत है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की और बायोलॉजी को लर्न करने की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।